हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर के जो 23/4/2008 में पेपर आए थे, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्त, इस बता दें आपको कि इससे पहले मैंने 3 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। उन 3 वीडियो में मैंने 1 से लेके 75 तक क्वेश्चन आंसर को करा दिया है, पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्त, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि उस वीडियो को पहले आप नहीं देखे हैं तो उसे देखेंगे तो ज़्यादा आपको अनुभव फील होगा। सो चलिए दोस्त, इस वीडियो में हम 76 से क्वेश्चन आंसर को, साइंस के जो क्वेश्चन है उसे करने का प्रयास करते हैं। और आज ये पहला सेट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम 2012 के क्वेश्चन आंसर को लाएंगे। ठीक उसी प्रकार करते करते हम 2024 तक के जो भी पेपर हुए हैं उन क्वेश्चनों को कराने का प्रयास करेंगे। सो चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन आंसर को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपको पता होगा दोस्त कि मैं बताया हूं कि इससे पहले मैं 75 क्वेश्चन को कर दिया हूं और यहाँ जो क्वेश्चन है अब आपका 76 से यानी साइंस के जो टर्म है वो शुरू होंगे। सो आपका पहला क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? यहाँ पे उत्पन्न होने की बात कहा गया है, तो ध्यान देंगे दोस्त। जो रेशम है वह किस रेशम के कीड़े से, जो रेशम के कीड़े होते हैं उससे प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए दोस्त, रेशम के कीड़े जो होते हैं ना वो प्यूपा से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्त, होता क्या है कि रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन से बनता है। क्या होता है वो दोस्त, या ध्यान दीजिएगा, रेशम जो होता है वो प्राकृतिक प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन के बारे में अगर आपको बात करें तो प्रोटीन क्या होते हैं? एक प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? प्रोटीन जो होते हैं एक प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो अम्ल। अब देखिए, अम्ल जो होता है, अम्ल के बारे में अगर हम बात करें दोस्त तो देखिए, अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है। एक बात ध्यान रखेंगे। और देखिए दोस्त, पीएच मान का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। यानी कि जिस भी वस्तु में पोटेंशियल और हाइड्रोजन की मात्रा बताया जाए वही उसका पीएच मान होता है। पीएच मान की खोज किसने किया था? तो खोज की बात करें दोस्त तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन। एक बात ध्यान रखेंगे दोस्त। ठीक है। और हम बात करें जो पीएच के बारे में, तो देखिए दोस्त, पीएच जो होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें अगर 1 से लेके, मतलब 0 आप कह सकते हैं, 0 से लेकर के कहाँ तक, तो 6.9 तक जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कैसा होता है दोस्त? तो उसका पीएच मान जो होता है अम्लीय माना जाता है। ठीक है। अम्लीय होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पीएच मान में ही, तो अगर 6 मतलब 7 हो जाएगा जब, तो 7 को क्या कहते हैं हम? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? उदासीन कहते हैं। अगर हम बात करें दोस्त 7 से ऊपर, 7 से लेकर के 14 तक, देखिए दोस्त एक बात तो ध्यान रखिए कि जो पीएच मान होता है ना, तो वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है। यानी आप 7 तक तो पढ़ लिए, तो 7 के बाद जो होता है 7 से लेकर के 14 तक जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? 7 के बाद में क्षारीय माना जाता है। क्षारीय जो स्वाद में कैसा होता है? थोड़ा सा तीखा होता है। ठीक है। आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। और ये देखिए, स्वाद के जो बात है, तो स्वाद हमारे जीभ के द्वारा यानी टंग के द्वारा पता चलता है स्वाद का। अब आपको बताना है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जीभ हो गया, तो इसमें देखिए ये जो होता है ना, स्वाद कलिका होता है, स्वाद कलिका।
आप बताइए इस वाले भाग से आपको क्या पता चलता है, इस वाले भाग से क्या पता चलता है, इससे क्या और इससे, यानी कड़ा स्वाद का पता, ये स्वाद के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किससे कौन सा स्वाद का पता चलता है। तो दोस्त आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। और भी आपको बता दें कि जो प्रोटीन होते हैं मुख्यतः फ्रीबोइन भी होते हैं। प्रोटीन के साथ साथ ये क्या होते हैं, अगर हम प्रोटीन के रेशे की बात करें तो प्रोटीन के रेशे जो होते हैं, देखिएगा दोस्त, प्रोटीन के जो रेशे होते हैं, रेशे, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। तो देखिए दोस्त, ये क्या होते हैं, फ्रीबोइन, फ्रीबोइन होते हैं। और कुछ जो रेशे होते हैं ना दोस्त, कुछ रेशे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, इसके बारे में और हम बात करते हैं। जो कुछ रेशे होते हैं कीड़ों के लार्वा से भी बनते हैं। कीड़ों के किससे बनते हैं दोस्त, लार्वा से बनते हैं, लार्वा से बनते हैं, ठीक है, लार्वा से बनते हैं। और प्यूपा से भी बनते हैं, प्यूपा से भी बनते हैं। चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि आपको 76 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब 77 नंबर पे आते हैं। मोबाइल सेल फोन में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया मोबाइल सेल फोन में काम करने के लिए इसमें से कौन सा आवश्यक होता है। तो जैसा कि आपको पता होता है दोस्त, जो मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा आवश्यक चीजें क्या होती है, तो सबसे पहले आप ऐसे तो कहिएगा कि नेटवर्क के बिना नहीं चलेगा, ये है, फिर अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, या फिर अधिकतर तो बच्चे क्या मारेंगे, अधिकतर बच्चे मारेंगे डी, इनमें से सभी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। आप मान लीजिए कि एक मोबाइल ले लिए, ठीक है, अब यहाँ पे बटन वाला मोबाइल ले लिए और यहाँ पे कोई पिक्चर चल रहा है, ठीक है, 1 2 ऐसे लिखा हुआ। तो ये जो मोबाइल है ये तभी काम करेगा जब उसमें आपके सिम कार्ड होंगे। क्या होंगे दोस्त, सिम कार्ड। यानी कहने का मतलब बिना सिम कार्ड के वो जो मोबाइल है नहीं चल सकता है। तो बिना सिम कार्ड के मोबाइल तो नहीं चलेगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि बिना नेटवर्क का चलेगा। आपका सिम जो है, वो सिम जो है तो क्या बिना नेटवर्क के चलेगा क्या। तो यानी उसके लिए क्या चाहिए, सिम भी चाहिए और सिम कार्ड भी चाहिए। और आपको बता दें तो सिम रखने से क्या फायदा है, नेटवर्क भी चाहिए, नेटवर्क भी आपको चाहिए। और इसके साथ साथ सिम कार्ड और नेटवर्क जब हो गया तो आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल भी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है, इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी ही होगा, यानी ऑप्शन 4। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं है। तो ये दोस्त जो हो जाएगा, ये एंटर, एंटर जो है टाइपराइटर में प्राप्त नहीं होते हैं। अब देखिए दोस्त, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और चर्चाएं भी कर लेते हैं। पर्सनल जो कंप्यूटर होते हैं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो विशेष रूप से व्यक्ति अथवा छोटे समूह के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। ये कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो छोटे व्यक्ति, मतलब ये आमतौर पे छोटे छोटे कम दाम में मिल जाते हैं, कम दाम में मिल जाते हैं और इसका यूज जो होते हैं अधिकतर लोग भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एक और बात है, इसकी कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर तथा एंटर में उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए ये कंप्यूटर क्या होता है, लगभग छोटे समूह के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बड़े बड़े कंपनी में इसका यूज कम होता है, नहीं के बराबर होता है, ठीक है। चलिए दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट का कार्य, मतलब इंटरनेट यहाँ पे लिखा है, का कार्य प्रणाली से संबंधित है। तो इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। देखिएगा, क्या आप कोई भी चीज को खोजते हैं, कोई वस्तु को खोजते हैं, मतलब इंटरनेट की दुनिया में, तो क्या आप www. ऐसे नहीं लिखते हैं, क्या लिखते होंगे, ये इंटरनेट से संबंधित है। ईमेल करते हैं तो क्या इंटरनेट से संबंधित नहीं है, HTTP ये भी इंटरनेट से संबंधित है।
अगर हम इसका आंसर की बात करें दोस्त, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, वो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा http://www.com। ऐसे भी होता है, ईमेल भी होता है, तो ये चारों के चारों हो जाएगा आंसर इसका, यानी ऑप्शन डी। 80 नंबर क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं दोस्त। देखिए 80 नंबर क्या कह रहा है, अरे रुक जा भाई, क्यों भागता है। देखिए, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो देखिए दोस्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि ओ जो होता है, ओ देखिए ये यूनिवर्सल डोनर के रूप में भी जाना जाता है। यूनिवर्सल डोनर यानी ओ जो होता है सबको देता है, लेकिन ओ में भी पॉइंट है, जो भी रक्त ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप। अब देखिए थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में हम बातें कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है, तो ब्लड ग्रुप जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लिख देते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप जो होता है इसमें दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए ओ हो गया, तो ओ दो जगह, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो एक यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो देखिए ओ में सभी को ही नहीं देता है, वो तो है, वो कोई यूनिवर्सल डोनर तो कहा जाता है, यानी ये सबको दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ओ में कौन देगा, तो पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। तो दोस्त देखिए, ओ नेगेटिव जो होता है ना, वो सबको देता है, अधिकतर लोगों को देता है। ओ पॉजिटिव भी देता है, लेकिन अगर देने की बात आती है तो ओ नेगेटिव को ही खो जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि ओ में कौन सा रक्त देता है, तो ओ नेगेटिव ही सबको देता है, ओ पॉजिटिव नहीं देता है। हाँ देता है, लेकिन सबको ये नहीं देता है वो पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव ही सबको देता है। यानी नेगेटिव का मतलब हमेशा लॉस में रहता है, हमेशा दान करता है। तो एक चीज इससे ये भी समझे कि कौन सा रक्त समूह है जो रक्तदाता कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है, रक्तदाता कहा जाता है। तो ये कौन हो जाएगा, ओ। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे कहा जाता है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं दोस्त। ए बी जो रक्त का समूह होता है ना, देखिएगा ए बी रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है। इसे क्या कहा गया है दोस्त, सर्वग्राही के रूप में कहा जाना जाता है। तो कौन सा रक्त ग्रुप जो होता है सर्वग्राही कहा जाता है, तो ए बी के जो लोग होते हैं वो सर्वग्राही के रूप में, रक्तदाता के रूप में जाने जाते हैं। इतनी बात याद रहेगी आपको। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओ रक्त समूह के व्यक्ति कोई भी एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन का मतलब होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी को ये रक्त दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, तो ए बी रक्त समूह के व्यक्ति में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एक बात देखिए, तो ओ में क्या पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है, और ए बी जो होता है, ए बी उसमें किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि किसी के शरीर में दिया जाए तो वो उसकी रोग प्रतिरक्षक क्षमता को बढ़ाए। तो यानी कि ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि ये दोनों सर्वदाता तथा सर्वग्राही के रूप में भी जाना जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, सर्वदाता का मतलब हो गया कि ये एंटीबॉडी यानी यूनिवर्सल डोनर ओ में पाया जाता है, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी जो होता है ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए ये किसी को नहीं देता है। लेकिन लेना हो तो ए बी से ही ले सकता है। ठीक है, क्या इतनी बात ध्यान में आएगी। देखिए वो क्या होता है, सबको दे सकता है, लेकिन जो भी ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो भी है, जैसे मान लीजिए आपका ये है, तो आप ए वाले से ले सकते हैं और ए वाले को दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी है तो ए बी से ले सकते हैं और ए बी को दे भी सकते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के हम कहें ए है तो दोनों तरफ से क्या होगा, ए है तो वो दोनों तरफ से लेगा और देगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, मैंने एक ही ग्रुप के दो व्यक्ति है तो वो आपस में आदान प्रदान कर देंगे। अब देखिए दोस्त, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम। बात यह है दोस्त कि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो होती है, ये देखिएगा ब्लड ग्रुप
अरे रुक जा भाई, थोड़ा सा बात करते हैं। तो ब्लड ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, रक्त जिसे रक्त समूह के रूप में भी जाता है, तो इसकी खोज किसने किया था? तो खोज की अगर हम बात करें तो लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। अब ये भी बात है कि रक्त समूह की जो खोज हुआ था, लैंड स्टीनर ने तो किया था। अब ये जो है कब किया था? लैंड स्टीनर ने कब किया था? तो 1900 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्त? 1900 ईस्वी में किया था। इतनी बात ध्यान रहेंगे। अब देखिए दोस्त, अब रक्त समूह कितने प्रकार की होती है? जो रक्त समूह होता है, रक्त समूह को उसकी प्रकार की अगर हम बात करें तो उसकी प्रकारें कितनी होती है दोस्त? तो अगर उसकी प्रकार की बात करें तो रक्त समूह जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। अब देखिए, तो इनके प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे दोस्त मेरे भाई, मेरे मित्र? तो पहला हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ए बी, और तीसरा हो जाएगा ओ, और एक चौथा जो हो जाएगा सिर्फ केवल बी होगा। यानी कुल मिला के हम अगर बात करें तो ग्रुप के बारे में, रक्त ग्रुप के बारे में, तो पहला हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया ए बी, याद रखने के लिए ये है, और एक वो हो गया। ऐसे तो आपको याद ही होगा, ए होगा, ए होगा, बी होगा, और ए बी दोनों को मिला दिया जाएगा तो हो जाएगा, और एक वो हो जाएगा। लेकिन सब में प्लस माइनस होते हैं, ये ध्यान रखेंगे दोस्त। चलिए दोस्त, आशा है कि ये पॉइंट सारे आपको कवर हो गए होंगे। दोस्त बहुत ही मेहनत लगता है एक एक पॉइंट को, कंटेंट को याद करके उसे समझाने में। ठीक है दोस्त, तो अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्त, और इस चैनल से अपना जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए दोस्त, हम 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 81 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो जो तना काट होता है ना, तो तना काट, तो तना काट जो भी तना काट पौधे होते हैं वो, मतलब मान लीजिए जैसे कि गुलाब के फूल हो गया, तो उसके तना काट को हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन में अब खोजिए कौन है। तो जैसे गन्ना है, इस सब अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन में गन्ना को तना काट के उसको लगाया जाता है, यानी कि गन्ना को काट के रोप दिया जाता है, तो उसमें आंखें होती है, उस लग जाता है, जम जाता है। तो गन्ना हो गया। और क्या आप कह सकते हैं? इसमें केला तो होगा नहीं, क्योंकि केला के तना नहीं लगते हैं, जड़ लगते हैं। कपास के तना नहीं लगता है, परसन के भी तना नहीं लग सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, अब देखिए एक क्वेश्चन है इसमें, कपास की सबसे पहली सूती मिल कहाँ बना बैठा था? तो ये मुंबई में बैठा था। ठीक है, आप छोड़िए, इधर पॉइंट पे पहले बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए तना काट कौन कौन से पौधा हो जाएगा, जैसे गुलाब के फूल हो गया, गुलाब के फूल हो गया, और गुलाब के बाद में और क्या होता है, एक अड़हुल के फूल आते हैं। ठीक है, तो ये अड़हुल के फूल हो गया, अड़हुल, अड़हुल के फूल। अब देखिए ये फूल है दोस्त, अड़हुल के फूल भी आता है। इसके अलावा एक होता है, ऐसे कितने सारे पौधे हैं जो लग जाते हैं, कई सारे फूल है, पौधे हैं। चलिए आप कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से है। देखिए दोस्त, होता क्या है कि जैसे चीनी से हमको क्या मिलता है? गुण मिलता है। और गन्ने में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश है? तो ब्राजील हो जाएगा अभी। अब गन्ना के तना काटा के लगाया जा सकता है। चलिए 82 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप जैसे कि आप जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो इसमें कुछ बताना नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, एड्स के बारे में अगर और हम चर्चा कर लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एड्स के बारे में। तो एड्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एड्स के संक्रमण जो है 3 मुख्य कारण को ये जो होता है प्रभावित करता है। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या है? अगर हम कारण की बात करें दोस्त तो ध्यान दीजिएगा, कारण में क्या हो जाएगा, असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि असुरक्षित जो है यौन संबंध हो जाएगा, यौन संबंध बनाने से होता है। अब देखिए
गलत यौन संबंध, ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किससे एड्स नहीं फैलता है? तो बातचीत से, हाथ मिलाने से, गलत यौन संबंध से, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसमें जो होते हैं बातचीत से जो एड्स होता है वो नहीं फैलता है, ठीक है। यौन संबंध में जो होता है, और ये फैलते कैसे हैं? अभी अगर हम बात करें एड्स जो होता है, एड्स जो होता है वो कैसे फैलता है? तो देखिए रक्त डोनेट से, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है तो वो रक्त डोनेट जब करेगा तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा। गलत सिरिंज के इस्तेमाल से होता है, गलत यौन संबंध से होता है, ठीक है। और भी कई सारे कारण हैं, उससे भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल में इससे जो होता है, जैसे मान लीजिए कि माँ से जब शिशु संक्रमण हो जाता है तो उसका पूरा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम जो होता है उसमें बच्चा में भी चला जाता है, दूध पीने से भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन बातचीत करने से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आशा है कि 82 तक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं, आज पूरा कोशिश है कि 100 तक हम चले ही जाएं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि दूध के फटने का कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध में कौन सा, सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए दोस्त, दूध में जो होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो होता है, और जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है, लैक्टिक एसिड के कारण दूध जो होता है वो फट जाता है। अब देखिए दोस्त, अम्ल, अम्ल के बारे में तो हमने बता दिया है कि अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है अम्ल। और नींबू जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 से लेकर के 2.4 तक होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। और एक बताइए दोस्त कि जो दही होता है ना, दही, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो दही में भी लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है, लेकिन दही बनाने के लिए जो कर्ड होता है, तो कर्ड जो होता है, कर्ड माने दही होता है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। तो दही जो होता है, दही बनने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्त, दही बनने के लिए जो है प्रक्रिया, उसका नाम है किण्वन, किण्वन प्रक्रिया होता है। और किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु का नाम आप बताएंगे दोस्त, कौन सा जीवाणु है? तो जीवाणु जो हो जाएगा दोस्त लैक्टो, देखिएगा लैक्टोबैसिलस, ये साफ थोड़ा लिख देते हैं। कौन सा जीवाणु हो जाएगा दोस्त? तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, सॉरी लैक्टो, अरे साफ लिखा जाना, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस जो होता है, ये जीवाणु दूध से दही बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। देखिए दोस्त, ये क्या होता है, दही बनाने वाली जो भूमिका होता है वो एक रासायनिक यौगिक प्रक्रिया के द्वारा बनता है। किस प्रक्रिया के द्वारा दोस्त? तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वो दूध से दही बनता है। अब देखिए दोस्त, रक्त के बारे में मैंने एक पॉइंट नहीं बताया था। तो रक्त जो होता है ना, रक्त वो तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसलिए हम आपको दोबारा इसको संयोजी ऊतक होता है, ये ध्यान रखेगा, ऊतक। अब ऊतक किसे कहते हैं? एक ही जैसी संरचना, एक ही जैसे कार्य करने की प्रणाली को ऊतक कहते हैं। ये पॉइंट अब याद रखिएगा, अभी मुझे याद आया तो मैं बता दिया। तो इस क्वेश्चन से 83 नंबर से क्या मिला कि दूध से दही बनने में कौन सा प्रक्रिया होता है? तो रासायनिक प्रक्रिया होता है। लैक्टोबैसिलस का क्या काम है? तो आप बताते जाइए, लैक्टोबैसिलस का क्या काम है? तो दूध से दही बनाना। दही बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो जो संतरा होता है ना दोस्त, संतरा, तो संतरा जो होता है विटामिन का स्रोत होता है। अब देखिए दोस्त, विटामिन, अब क्योंकि विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होते हैं, खाने से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्त, एक और पॉइंट आपको बताना है इसी से रिलेटेड, जो विटामिन होते हैं, विटामिन के प्रकार बताइए। सबसे पहले आप विटामिन के प्रकार बताइए। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन देखिए कितने प्रकार के होते हैं, आप खुद बताइएगा।
तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी सब कॉमन है, विटामिन ई और विटामिन के। तो देखिए कितने प्रकार के हो, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दोस्त, विटामिन बी में होता है ना B7, तो B7 को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सभी विटामिन को मैं अच्छे तरीका से एक एक पॉइंट को बता दूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें कि सर इसके बारे में बताइए, तो मैं जरूर एक एक पॉइंट को कवर कराऊंगा। चलिए दोस्त, यहाँ पे देखिए आपका 84 नंबर में हम बात करें तो यहाँ पे विटामिन पूछा गया है, तो संतरे में क्या पाया जाता है, तो ये विटामिन का स्रोत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। संतरा एक प्रकार का फल है, ये तो पॉइंट याद रखनी है आपको। संतरा क्या है, एक प्रकार का रसदार फल हो जाता है। संतरा एक स्वस्थ कर्बक वर्धक फल होता है, स्वस्थ वर्धक फल होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, तो विटामिन सी मिलता है। सी जो है विटामिन सी शरीर के मानव शरीर में मिलते हैं। और इसमें जो होता है पोटेशियम भी पाया जाता है, पोटेशियम, ठीक है। अब देखिएगा, और पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम को के कहा जाता है, ठीक है दोस्त। आशा है कि आप 84 नंबर को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए विटामिन के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। विटामिन ए, देखिएगा थोड़ा पॉइंट बता ही देते हैं। विटामिन ए देखिएगा, ए बी सी डी ई और के। तो विटामिन बी जो होता है ना, इसमें लगभग 8 प्रकार के विटामिन, विटामिन B1 ऐसे करके, विटामिन B2, विटामिन B3, ठीक है। और इसमें किसका क्या नाम, रासायनिक नाम है, इन सभी प्रकारों के बारे में बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। बस आप एक प्यारा सा कमेंट करिए ना, बस। चलिए दोस्त, तो इसमें देखिएगा विटामिन बी सी जो होता है, बी सी, ये जल में घुलनशील होता है, बाकी के ये जल में घुलनशील नहीं होता है। ये किस में, वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए डी ई और के जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है दोस्त। और देखिए दोस्त, मानव शरीर में जो होते हैं, ह्यूमन बॉडी में, तो मानव शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक रासायनिक यौगिक होते हैं। अब देखिए, जिसमें से एमिनो अम्ल प्रोटीन जिसे कहा जाता है, अब 10 को तो मानव शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वयं बना लेता है, लेकिन इसमें से 10 जो होते हैं ये शरीर बना लेता है, लेकिन 10 जो होता है भोजन से मिलते हैं। तो भोजन, यही भोजन है जो कि विटामिन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, ये मैं कहना चाह रहा था। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। तो देखिए दोस्त, इसमें जो होता है डेंगू जो होता है, मतलब प्रदूषित जल पीने से, मच्छर के काटने से हो जाता है। मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। और फाइलेरिसिस जो होता है ये भी मच्छर के ही काटने से होता है। लेकिन घेगा रोग जो होता है, यह जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन को हम क्या बोलते हैं, नमक, क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्त। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसके मुख्य फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो मच्छर से जो होता है घेगा तो नहीं होता। घेगा एक ऐसा रोग है जिसमें गला फूल जाती है। जो घेगा होती है ना, ये देखिए दोस्त, ये मान लीजिए बबुआ जी मेरे हैं, तो ये जो है, ये इनकी जो गला होगी, अब इधर तो हो जाएंगे, गला जो होती है, ये गला, ये जब घेगा होता है ना, तो घेगा में क्या होता है, गला फूल जाती है। अब पहले जो होते हैं ना, आज से 10 साल पहले उनके मतलब घेगा फूल जाती है, तो क्या होता था, जो बच्चे छोटे छोटे होते थे ना, तो बच्चों को चिढ़ाने के लिए उसकी मम्मी बोलती है कि इसकी सास जो मिलेगी ना, तो बड़ी घेगे वाली मिलेगी, ऐसे बहुत ही चिढ़ाया जाता था। तो घेगा किसके कारण होता था, तो नमक कम खाने से, नमक की कमी उससे घेगा रोग हो जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नमक के अधिक खाने से क्या बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो समान नमक खाना चाहिए, और नमक के ज्यादा सेवन से कौन सी बीमारी होती है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए दोस्त,
घेघा रोग को एक और नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है गलसूआ। क्या नाम है दोस्त? गलसूआ, ये भी बोल दिया जाता है। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है दोस्त, घेघा रोग में एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसमें होता क्या है, ये पॉइंट, तो घेघा रोग में जो होती है ना, थायराइड ग्रंथि जो होती है, अरे थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है, अब देखिए थायराइड ग्रंथि क्या होती है, सूज जाती है और फूल जाती है, ठीक है, जिसके कारण घेघा का आकार बढ़ जाता है, मतलब घेट का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। आशा है कि ये आप समझ गए होंगे। इसका इलाज यही है कि नमक का सेवन कीजिए, साधारण नमक का। दोस्तों नमक की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। कहाँ होता है, तो गुजरात राज्य में होता है। नमक के वहाँ पे खाने हैं, मैं गया था एक बार, तो वहाँ पे देखा कैसे नमक बनाया जाता है। चलिए दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है मेरे भाई, मेरे मित्र, हम आशा करते हैं कि ये अब तक एक लाइक कर दिए होंगे, अच्छे दोस्त हैं आप। निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो देखिएगा दोस्त, निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन हम कैसे करते हैं, तो अमीटर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं दोस्त? अमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। विद्युत की जो गति होती है उसकी यानी प्रवाह होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें धारा बह रही है, तो इसका धारा प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा कहते हैं, यानी इसमें जो होता है, और ये जो होता है इससे आभास किया जाता है, अनुभव किया जाता है। ये नहीं है कि वो दिखाई देती है, वो दिखाई नहीं देती है, वो अनुभव किया जाता है। कैसे? तो झटका के माध्यम से, झटका के माध्यम से उसे हम अनुभव करते हैं। अब देखिए दोस्त, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जरा बताएंगे क्या? तो एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? तो एम्पियर होता है, ठीक है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर होता है, एम्पियर, ठीक है। अब देखिएगा, परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एक यंत्र होता है, उसे एमीटर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब परिपथ में चल रहा है, इस परिपथ में, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? अमीटर का। और यही जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? तो एम्पियर हो गया। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पे आते हैं 87 नंबर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन। डायनेमो यंत्र है जो निम्नलिखित में परिवर्तित करता है। तो जाहिर सी बात है दोस्त कि जो डायनेमो होता है वो मूल रूप से क्या होता है? विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। किसका नाम है दोस्त? तो विद्युत जनरेटर का, विद्युत जनरेटर जो होता है तो उसी का ये दूसरा नाम है। अब डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ये जाहिर सी बात है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चले जाएंगे तो 87 की देखिएगा 2 नंबर में क्या लिखा है? डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बस इसको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से कोशिश कराया है कि आपको याद हो जाए। चलिए दोस्त, 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका कह रहा है गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्नलिखित परत चढ़ाई जाती है। यानी गैल्वेनीकरण का मतलब होता है कि जस्तीकरण आप कर सकते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पे गैल्वेनीकरण में जस्ता का ही प्रयोग होता है। मतलब कि जो पेंट होता है ना लोहा पर, लोहा जो होता है ना, तो लोहा पे, सॉरी, हाँ लिखा गया है, लोहा जो होता है तो लोहा पे जो पेंट होता है, तो पेंट जो होता है किसका होता है, किसका परत चढ़ा होता है? तो जस्ता का, जस्ता का। तो जस्ता का मतलब होता है जेड, इसका फॉर्मूला होता है जेड, ठीक है। और लोहा का एफ ही बोला जाता है, एफ ही से क्या होता है? लोहा का। और शीशा का पीवी होता है, पीवी शीशा का हो जाएगा पीवी, ठीक है। इसे हम अच्छे से बता देते हैं। शीशा का क्या होगा? पीवी, ठीक है। और क्रोमियम का क्या होगा? सीआर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जेडन हो गया जस्ता का, और टीन का, टीन मतलब लोहा आप कह सकते हैं, तो इसका आप बताइएगा क्या होता है। चलिए दोस्त, अब देखिए जस्ता एक रासायनिक तत्व है। इस जस्ता की अगर बात करें हम, तो जस्ता क्या है दोस्त? हेलो दोस्त, आशा है कि आप अच्छे से सुन पा रहे होंगे। और
अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। चलिए दोस्त थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जस्ता एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु का एक सदस्य भी है। क्या है दोस्त? संक्रमण धातु का एक सदस्य होता है। लोहा पर जस्ता का पराग चढ़ाया जाता है ताकि लोहा को बैक्टीरिया से बचाया जा सके और लोहा अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके। ठीक है, आशा है कि अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्त, अब आते हैं हम 89 क्वेश्चन पे। तो 89 में कह रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो ये तो आप जानते होंगे कि हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए दोस्त अब हम थोड़ा सा हीरा के बारे में देख लेते हैं। तो हीरा एक पारदर्शी क्या है? रत्न के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? तो पारदर्शी पारदर्शी रत्न के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे देखिएगा पारदर्शी रत्न के रूप में इसे हटा ही देते हैं हम। और अगर हम बात करें, यह रासायनिक रूप से कार्बन का क्या है? एक शुद्धतम रूप है। यानी कि इसमें जो होता है, इसमें कार्बन का एक शुद्धतम रूप पाया जाता है। कार्बन को C से इंडिकेट किया जाता है और हीरा की खान से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? कोयले की खान से। कोयले की खान से ये निकलता है, ये नहीं है कि आपको ऐसे रोड पे मिलेंगे। और बाद में इसे पॉलिश करके चमकाया भी जाता है। हीरा पृथ्वी का सबसे क्या है? कठोरतम पदार्थ है। ठीक है दोस्त, हीरा इस पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अब देखिए दोस्त 89 नंबर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो देखिएगा वॉशिंग सोडा जो होता है वह सोडियम कार्बोनेट का एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है दोस्त, सोडियम कार्बोनेट का एक कार्बनिक यौगिक है। सबसे पहले इसके आंसर को हम लगा लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ये ध्यान रखिएगा, ABBI है। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को एक और नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्त? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे धोवन सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोवन सोडा कहा जाता है या धावन सोडा भी बोल दिया जाता है। अब देखिए इसका यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्त? क्षारीय होता है। इसका क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ होता है? तो वॉशिंग सोडा के रूप में कपड़ा धोने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए दोस्त देखते हैं 10 क्वेश्चन और है, इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। 91 नंबर की अगर हम बात करें तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी भाप के इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है? तो जेम्स वाट ऑप्शन 1 में ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्त थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो जेम्स वाट कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के दोस्त थे? तो स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, जेम्स वाट कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के एक यांत्रिक अभिनेता थे। इन्होंने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ये पॉइंट बस आप याद रखेंगे। चलिए दोस्त अब 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपको 92 नंबर देखिए क्या कर रहा है। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होता है? तो संक्षिप्त रूप PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त यह क्या होता है? 4 चरणों वाला एक यान है। क्या है? ये कितने चरण वाले यान है? तो 4 चरण वाला होता है। 4 चरण वाला यह एक प्रकार का यान है। और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं दोस्त? ये ध्यान देखिए, ध्रुवीय कक्षा में हम सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। यानी कुछ भी यंत्र को हम वहां पे सूर्य की कक्षा के तरफ मतलब सूर्य तुल्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए इसी यान का हम प्रयोग करते हैं। यह यान जो होता है द्रव प्रणोदक के साथ साथ ठोस प्रणोदक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिएगा भारत में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एक दिन है 1994 की। तो भारत जो होता है सबसे पहला
प्रयोग, इसका परीक्षण जो है जो सफल रहा था इसी समय किया था। कब? 1994 में। ठीक है दोस्त, आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। कहा गया जब किसी माध्यम का ताप बढ़ जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो जब किसी भी माध्यम में ताप बढ़ जाता है तो प्रकाश का जो वेग होता है ना, मध्यम हो जाता है। मध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जो माध्यम होता है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है कि कोई उसमें बदलाव नहीं होता है, यानी कि जब किसी भी माध्यम का ताप बढ़ जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग ताप से कोई लेना देना ही नहीं है, वो जैसा है वैसा ही जाएगा। ठीक है, इसका कारण क्या है दोस्त, ये जानने का प्रयास कीजिए कि प्रकाश का जो वेग होता है ना, तापमान पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन निर्यात में जो निर्वात होता है, निर्वात कहते किसे है इसे जानिए, जिसमें ना ही मतलब कोई हवा हो, वायुमंडल की कोई भी घटना नहीं होता है, उसे निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना होती है दोस्त? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती। इतनी स्पीड से ये चलती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्त कि ध्वनि की चाल कितनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर आप बताइए। अब क्या हो जाएगा? 93 नंबर प्रश्न का आंसर आप खुद बताइएगा, कमेंट करिएगा। चलिए दोस्त, हम आशा करते हैं कि अब तक तो 1000 लाइक पूरा कर ही दिए होंगे। चलिए दोस्त, अब 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिएगा, मुख्यतः निम्न में से गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी कौन कौन से गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए दोस्त, इसमें एक बात देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, ये चीज को समझिए। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ जो होता है, पृथ्वी के निकटतम सतह, वायु और महासागर के औसत तापमान में वृद्धि, यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अब देखिए दोस्त, 20वीं शताब्दी में हो रही वृद्धि इसकी अनुमानित निरंतरता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेवार होता है, ये सभी वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्त आप कितना जानते हैं इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। कहा गया है निम्नलिखित में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो अपरंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत होता है, हम लोग लालटेन जो केरोसिन तेल से हम लोग बनाते हैं, तो इसका उपयोग होता है। देखिएगा दोस्त, तो यहाँ पे सौर लालटेन है जो अपरंपरागत है, यानी परंपरागत नहीं है, नया वर्जन है, नया वर्जन है। ठीक है, तो नया वर्जन है, इसे हम सौर लालटेन भी बोलते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से इसे चार्ज करके बैटरी को और हम इसे चलाते हैं। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो सौर ऊर्जा आधारित सोलर लालटेन में सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो इसका पैनल होता है ना, इसी आधार पर मतलब छोटे भी होते हैं और चार्ज कर लेते हैं, और ये एलईडी बल्ब के रूप में उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलाते हैं, और वो बिना झटका, मतलब ये हमको सुरक्षित होता है और प्रदूषण मुक्त भी होता है। तो ये क्या होते हैं, सौर लालटेन जो होते हैं, ये अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। 96 नंबर में कह रहा है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है। तो ये तो आप जानते हैं दोस्त, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। ठीक है, 97 नंबर। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, पालक के पत्ते में किसका स्रोत होता है। तो ये कौन से विटामिन होता है आप बताएंगे। दंत क्षय का कारण क्या है। तो दंत क्षय का कारण दोस्त देखिए ये क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है ना, उससे होता है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के कारण दंत में क्षय होने लगता है, दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जीवाणु प्रक्रियाएं दांत को सख्त संरचना को क्षतिग्रस्त कर देती है, जिसे ऊतक जो होते हैं ना,
ऊतक टूटने लगते हैं और जब ऊतक टूटने लगेंगे तो दांतों को नुकसान होने लगेगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका 98 नंबर है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो जो एंटीटॉक्सिन होता है ना, उसका जो है हम लोग टेटनस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन जो है किस लिए? तो टेटनस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि कंकाल पेशियों में नियंत्रण करने वाली तंत्रिका कोशिका को जो प्रभावित होती है, इसकी रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसके लिए है? तो टेटनस के लिए है। चलिए 99 नंबर को देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, यानी एक प्रसिद्ध क्या थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर बात करें हम, तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? E बराबर mc² होता है, इसको बताया था। तो ये क्या थे? ये एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है दोस्त, इसका आंसर टी हो जाएगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री थे। इस सापेक्षिकता का सिद्धांत E बराबर mc² यानी द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, उसका एक समीकरण इन्होंने दिया था। ठीक है दोस्त, और आज का लास्ट क्वेश्चन और 100वां क्वेश्चन है, जो आपका 2008 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समाप्त हो रहा है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्त कि टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्त कि टेलीफोन का आविष्कार इन्होंने किया था, तो कब किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है 1876 में किया गया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अब देखिए ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्त अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है यह स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के थे दोस्त? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। देखिए दोस्त स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और देखिए, और इसके बारे में अगर और बार, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में सन 1847 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका कब हुआ था? देखिए स्कॉटलैंड के, अब इस समय 1876 में उसने खोजा था, ध्यान दीजिएगा, खोजा था। लेकिन इनका जन्म कब होता है? स्कॉटलैंड में, और एक जगह है एडिनबर्ग, इसमें 1847 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 1847 में हुआ था, यहाँ पे 42 नहीं 47 है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने टेलीफोन के अलावा भी कई सारे आविष्कार किए थे। अब देखिए कौन कौन से आविष्कार किए थे ग्राहम बेल ने? तो ऑप्टिकल फाइबर, चलिए हम लिखते चलते हैं। ऑप्टिकल क्या दोस्त? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किए थे। और ये एक प्रकार ये क्या है? सिस्टम है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर एक सिस्टम है। फोटोफेन का भी इस्तेमाल किए थे। किसका इस्तेमाल किए थे दोस्त? तो फोटोफेन का इस्तेमाल, उसके बारे में खोज किया था। बेल और टेलीवर यूनिट का भी किए थे। मेंटल डिटेक्टर की भी इन्होंने खोजा था। किसका दोस्त? तो मेंटल, इसको लिख देते हैं हम, मेटल डिटेक्टर का भी इन्होंने खोजा था। तो दोस्त आशा करते हैं कि हम आज 71 से 100 तक क्वेश्चनों को कवर कर लिए हैं, और ये भी हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्त एक प्यारा सा लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें एक सहानुभूति दीजिए। ठीक है दोस्त, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जो 26/8/2012 के क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम लेके आ रहे हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।